नमस्कार, दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक स्पेशल टॉपिक पर जो कि बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और चकित कर देने वाला है। जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसके विषय में इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। आज का मेरा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरे विश्व युद्ध में दृष्टिबाधित लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह से हिस्सा लिया और अपने अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, काफ़ी स्टडी दृष्टिबाधित और दूसरे दिव्यांग से संबंधित की है। 3000 वर्षों में बहुत सारी उपलब्धि दृष्टिबाधित लोगों की रही है, चाहे उनके विषय में लिखा नहीं गया हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी लिखा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और ऐसा ही आज का टॉपिक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन में 69,000 दिव्यांगों की हत्या की जा चुकी थी, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं वहाँ के, लेकिन जिन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर किताब लिखी है उनका मानना है कि 3 लाख के करीब दिव्यांगों की हत्या उस समय की गई थी। और इन 3 लाख दिव्यांगों की हत्या के पीछे हिटलर तो शामिल था ही जर्मन में, लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट लिखने वाला भी एक विकलांग था जिसने पूरी स्क्रिप्ट बड़ी चालाकी से लिखी और इस ढंग से लिखी कि उसका कहीं विरोध ना हो सके, और उसमें वो सफल भी हुआ। जर्मन में इसका किसी भी संगठन और कोई संस्था, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हल्के स्तर पर आलोचना यूँ होती है, लेकिन बड़े स्तर पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, और 3 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। 3 लाख दिव्यांगों को, चाहे वो ब्लाइंड हो या दूसरे दिव्यांग। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा सुझाव किसी के द्वारा दिया गया और उसके बाद में दृष्टिबाधित लोगों को जीवन दान दिया गया और उन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई। और इसी टॉपिक पर किताब भी लिखी गई है जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। ये टॉपिक हम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में भी और दूसरे देशों में भी एक अनपढ़ तबके के द्वारा या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अक्सर ये कहा जाता है, इस तरह की धारणा बनी हुई है कि दृष्टिबाधित लोग और दिव्यांग लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सोच आज भी बरकरार है, अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उन लोगों तक दृष्टिबाधित लोगों की कोई ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है। अगर दृष्टिबाधित लोगों की उपलब्धियों को वो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करेंगे। चाहे ईसा से पूर्व की शताब्दी हो या उसके बाद की या 2023 की, हर शताब्दी में एक बड़ी उपलब्धि दृष्टिबाधित लोगों की रही है और बहुत ही चकित कर देने वाली उपलब्धि रही हैं। उस दौर में जब निरंकुश तंत्र था, राजतंत्र था, सुविधाएं कुछ नहीं थी, ना शिक्षा थी, उसके बावजूद दृष्टिबाधित लोगों ने इतिहास रचा, एक बड़ी उपलब्धि रची। हालांकि यूरोप में नरसंहार जैसी चीज़ या दिव्यांगों की हत्या कोई नई चीज़ नहीं है, और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, इस पर फिर मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है। यूरोप में दिव्यांगों की सबसे ज़्यादा हत्या इसलिए भी हुई कि वहाँ पर प्लेटो जैसे और उसके शिष्य अरस्तु जैसे लोग भी मौजूद रहे। उनकी सोच नकारात्मक थी दिव्यांगों के प्रति, राज्य पर उसको बोझ माना, दिव्यांगों को, वृद्धों को, बीमारों को, और उनकी एक बड़ी फॉलोइंग थी यूरोप में।
लोग उनको फॉलो करते थे और राजतंत्र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में यूरोप में ये सिलसिला शुरू हुआ और जो बाद तक रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक देखने को मिला। इसके अलावा बाइबल में भी ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या लोकोमोटर हो या किसी अन्य प्रकार से वो दिव्यांग हो, उसको किसी भी गिरजाघर, चर्च में पादरी नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाना चाहिए। ये उनकी बाइबल में भी लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि यूरोप में किसी दिव्यांग को पादरी बनाया गया। भारत में बहुत सारे दिव्यांग पुजारी मिल जाएंगे आपको, मंदिरों में, मस्जिदों में भी मिल जाएंगे, लेकिन चर्च में ऐसा नहीं मिलता है। तो ये दो बड़े कारण रहे दिव्यांगों के जो है उनके लिए घृणा की स्थिति उत्पन्न हुई है यूरोप में, और उनकी जो हत्याएं होती रही हैं उसके पीछे। खैर, आज मैं बात करूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक किताब 2006 में प्रकाशित हुई, और ये किताब लिखी एक दृष्टिबाधित ने 20 साल तक मेहनत की, सैकड़ों की संख्या में लोगों के साक्षात्कार किए, किताबें पढ़ी, बड़ी रिसर्च इस पर हुई, और उसके बाद में एक किताब तैयार हुई है। हालांकि दिव्यांगों पर, दृष्टिबाधित लोगों पर बहुत ज़्यादा किताबें कुछ लिखी नहीं गई हैं, और कुछ दिव्यांगों ने ही ज़रूर लिखी है, बाकी दूसरे लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। जो किताब लिखी गई वो पहले जापानी भाषा में लिखी गई और उसके बाद में अंग्रेजी में। और किताब को लिखने वाली जो महिला है उनका नाम है मासायुकी हयाशी। ये जापानी है। इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है द पैसिफिक वॉर फॉर डिसेबल पीपल्स। ये किताब का टाइटल है। यानी दूसरे विश्व युद्ध में किस तरह का जीवन दिव्यांगों का था, सरकार क्या कर रही थी, समाज में क्या स्थिति थी, किस तरह की परेशानी थी, उस पर यह किताब लिखी गई है जापान में। और इसी में बताया गया कि दृष्टिबाधित लोगों ने किस तरह से जर्मन और जापान में युद्ध में हिस्सा लिया और उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। और जो किताब लिखी गई है जापानी महिला के द्वारा, उसमें उस व्यक्ति का भी इंटरव्यू लिया गया जो कि दृष्टिबाधित था, और वो उस युद्ध का हिस्सा रहा, उस प्रशिक्षण का हिस्सा रहा जिसने अन्य दृष्टिबाधित लोगों के साथ भूमिका निभाई। इनका नाम है चुसाको सुगायामा। ये जापानी नाम है इनका। तो ये इस युद्ध में शामिल थे, दृष्टिबाधित थे, इन्होंने हिस्सा लिया था, और उसके बाद में 102 साल की उम्र हो गई थी और इनका निधन हो चुका था। लेकिन निधन होने से पहले इनका एक इंटरव्यू लेखिका ने लिया था और इन्होंने सारा कुछ उस समय किस तरह से युद्ध में हिस्सा लिया वो बताया। बात आती है जर्मन की। जर्मन में एक तरफ तो दिव्यांगों की हत्या की जा रही थी, चाहे वो ब्लाइंड हो या दूसरे दिव्यांग, उनकी लगातार जहरीली गैस चैम्बर में ले जाकर या जहरीले इंजेक्शन, जो नहीं जा सकते उनको घर पे इंजेक्शन दिया गया और उनको मौत की नींद सुलाया गया। ये काम हो रहा था। लेकिन 1942 में हिटलर को किसी व्यक्ति ने बताया, उसी के किसी सलाहकार ने, कि दृष्टिबाधित लोगों की सुनने की और पहचान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इनको युद्ध में काम में लिया जाए। और उस समय ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका भी कूद चुका था, युद्ध में शामिल हो चुका था। तो ये लगातार बमबारी कर रहे थे और ऐसे में इतने विमान उड़ रहे थे
जिनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल था कि जापान का है, या क्योंकि मित्र राष्ट्र भी की तरफ से ये थे और एक तरफ दूरी राष्ट्र थे, तो इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए दृष्टिबाधित लोगों को प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें रिकॉर्डिंग कर करके हर देश के फाइटर विमान की आवाज़ सुनाई गई थी और उसकी पहचान कराई गई, जिसमें दृष्टिबाधित लोग सफल हुए और छतों पर ऐसी जगह उनको बिठाया जाता था जहां पर वो स्पष्ट रूप से उनकी आवाज़ सुन सके और उनकी पहचान कर सके। और सफलतापूर्वक ये काम जर्मन में किया और उसके बाद में दृष्टिबाधितों की हत्या करना बंद कर दिया था, क्योंकि आगे भी ज़रूरत उनकी पड़ सकती थी। उसके बाद में ये बात पहुंचती है जापान में, और जापान में जब ये बात पहुंची तो एक प्रिंसिपल थे ब्लाइंड स्कूल के, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उस समय शायद तूजो प्रधानमंत्री थे, हेदेकी तूजो, उनको एक प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल की तरफ से लिखा। और ये प्रिंसिपल थे गिफू स्कूल फॉर द ब्लाइंड के, ये स्कूल का नाम है, वहाँ के प्रिंसिपल थे। और इन्होंने कहा था कि रक्षा क्षेत्र में भी दृष्टिबाधित लोगों को मौका मिलना चाहिए। 1 लाख के लगभग दृष्टिबाधित है और इनकी सेवाएं लेनी चाहिए, जिस तरह से जर्मन में ली गई हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अनुमति दी और फिर 13 दृष्टिबाधितों को इसके लिए चुना गया। 13 या 30 हैं, मुझे अब काफ़ी समय हो गया तो ध्यान नहीं आ रहा, शायद 13 है। 13 दृष्टिबाधितों को इसके लिए चुना गया था, जिसमें एक नाम मैंने बताया, वो भी इसमें शामिल थे। और उनको टोक्यो में ले जाकर प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के लिए क्या किया इन्होंने, उसके लिए 1000 रिकॉर्डिंग सुनाई अलग अलग विमान की। 1000 फीट पर जो उड़ता था उसकी भी, 5000 फीट तक के जो फाइटर विमान दूसरे देशों के जो उड़ते थे उनकी आवाज़ें सुनाई गई और उनकी पहचान कराई गई, जिसमें वो सफल भी रहे पहचान करने में। और विशेष रूप से ये कार्य जापान में कराया गया था। ये मॉनिटरिंग का जो कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, वो अमेरिकन फाइटर विमान के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। और उसके बाद में इन लोगों को एक पुलिस स्टेशन की छत पर रात को बिठाया जाता था और उसके बाद में ये पहचान करके बताते थे। लेकिन जब तक इन्होंने ये कार्य किया उस समय अमेरिका का कोई भी विमान उस छत के ऊपर से नहीं गुजरा था, दूसरे देशों के गुजरे थे, उनकी पहचान करके इन्होंने बताई। इस लेखिका को ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये उपलब्ध हुई है और उपलब्ध होने के बाद में सारी जानकारी इसने दी। और ये घटना जो थी, जापान का एक प्रांत है इसाकावा, ये प्रांत है जापान का, वहाँ पर ये सारे कुछ प्रक्रियाएं हुई जहाँ पर दृष्टिबाधितों को नियुक्त किया गया था। और जो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें एक संस्था, एक म्यूजियम जो कि जापान का बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है मैन्युफैक्चरर म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर ये सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हैं, वहाँ पर मिली हैं कि इन्हीं से दृष्टिबाधित लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और जो रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है उसमें उसका जो टाइटल था वो था एनिमी प्लेट बॉम्बिंग, इस नाम से ये थी, जिसमें 1000 फाइटर यानों की आवाज़ रिकॉर्ड थी। और वहाँ से ये क्लियर हुआ कि इतने दृष्टिबाधित लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उनकी पहचान की और इतनी सफलता मिली। तो सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है। उसके बाद में ये किताब लिखी गई और उसमें जो इसका हिस्सा थे युद्ध में, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो छत पर बैठकर वो आवाज़ें सुनते थे, उनमें एक व्यक्ति
चुसाको सुगियामा ये शामिल थे। इन्होंने हिस्सा लिया और इंटरव्यू के बाद इनका निधन हो गया। लेखिका हायाशी, इनकी एज अब 69 साल है और 2006 में इन्होंने इस किताब को लेकर इंटरव्यू दिया, अपना कार्य पूरा किया और किताब प्रकाशित हुई। किताब में सारी स्थिति के विषय में वर्णन किया गया कि उस समय किस तरह की स्थिति थी दिव्यांगों की, किस तरह से सरकार उनकी मदद कर रही थी, वो दृष्टिबाधित लोग और दिव्यांग क्या उनकी भूमिका थी। ये तमाम टॉपिक्स पर इस किताब में चर्चा की गई है। लेखिका वर्तमान में समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। जो मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं उनकी एक संस्था है, उसमें ये और इनके भाई वहाँ पर काम करते हैं, सेवाएं देते हैं। खुद भी दृष्टिबाधित हैं। दृष्टिबाधित लोगों का इन्होंने इंटरव्यू भी लिया। कई जगह जाकर इन्होंने पत्र खंगाले, वहाँ से जानकारी प्राप्त की। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर किताबें लिखी गई उनका अध्ययन किया और 20 साल इसके लिए इनको लगे। जो किताब पैसिफिक वॉर फॉर डिसेबल पीपल, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। तो ये थी आज की कहानी, आज का टॉपिक, और मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इससे बड़ा उपलब्धि दृष्टिबाधित लोगों की क्या होगी जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सेवाएं दी हैं। इससे पहले बहुत सारी उपलब्धि के विषय में हमने पढ़ा। जॉन मिल्टन को देख लो, उन्होंने भी यूरोप में जब गृह युद्ध हुआ तो एक बड़ी भूमिका निभाई दृष्टिबाधित होने के बाद। और बाद में जो गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उसके विषय में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका काफ़ी विरोध हुआ, और वो बाद में ब्लाइंड हो गए थे। तो ब्लाइंड होने के बाद में नज़र बंद कर दिए गए और मिल्टन वहाँ पर जाकर मिलते हैं। इस तरह के विमान उड़ाने की जहाँ तक बात है, वो भी कार्य 2022 में दृष्टिबाधित के द्वारा किया गया। उससे पहले हेलन केलर ने भी विमान उड़ा के बताया। तो इससे भी बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं और मेरी कोशिश है कि बारी बारी से ऐसे जो पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत हैं, उनके विषय में भी मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं। मैंने कुछ के विषय में जानकारी रिकॉर्ड की हैं, टॉपिक तैयार किए हैं और दिव्यांग शख्सियत के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी उन्हें शामिल किया है। आगे भी बहुत सारे ऐसे शख्सियत है, उनके विषय में भी मैं जानकारी साझा करूंगा। और इसीलिए दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल, तो मेरा मानना है कि कुछ स्पेशल ही होना चाहिए और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ खास जानकारी ही इस चैनल पर बताई जाए। इसके लिए मैं आगे भी प्रयास करूंगा। थैंक यू। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर उपस्थित होऊंगा एक खास टॉपिक के साथ। थैंक यू।